अतुल है, मैं रवि। सीपी भाई, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी, लाउड एंड क्लियर। गुड। हम पास इट ऑन के आज चैप्टर 8 से अपनी रीडिंग शुरू करेंगे, पेज 151। और 8वें चैप्टर का जो सार है वो लिखा हुआ है कंटेंट्स में, लॉस्ट एंड फाउंड, यानी कि क्या खोया और क्या पाया। बिल डब्ल्यू जब एक्रोन आए थे तो कुछ पाने के लिए आए थे। ही वांटेड टू फाइंड समथिंग, किसी खोज में आए थे। क्या चीज थी? बिल लूजेस इन हिज फर्स्ट सोबर अटेम्प्ट टू फाइंड वर्क। काम के सिलसिले में आए थे, काम ढूंढने आए थे, एक ऐसा काम जिनके उनका करियर जो था उसको एक ऐसा मोड़ मिलता बेहतरी के लिए कि उनकी सारी आर्थिक समस्याएं जो थी वो सारी हल हो जाती। उस खोज में वो एक्टॉन पहुंचे थे। मिला क्या उनको? वो नहीं। वो मौका, वो अवसर जो था वो उनके हाथ से जाता रहा, वो खो दिया उन्होंने। दैट इज व्हाट ही लॉस्ट। व्हाट डिड ही फाइंड? बट फाइंड्स डॉक्टर बॉब, एज नंबर 3 एंड नंबर 4, बिल डी एंड अर्नी जी। मिला क्या उनको? ईश्वर के रहस्य में तरीकों ने अपना काम किया, उनको मिला। डॉक्टर बॉब से उनकी मुलाकात हुई, तो बाद में जाके उनके साथ एक को फाउंडर बने। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस नंबर 3 हम जिनको बोलते हैं, बिल डी और अर्नी जी नंबर 4, ये उनको प्राप्त हुआ। तो ईश्वर ने उनके लिए एक जो योजना बनाई थी, वो क्या सोच के निकले थे न्यूयॉर्क से एक्रोन के लिए, उनको क्या प्राप्त हुआ अपने सोच के परे। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि उनको ये प्राप्त होगा। और वो तो एक कंपनी के खोज में निकले थे कि उनको यहाँ पे इसमें एक पद मिलेगा और उनका जो करियर था उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ मिलेगा और उनकी सारी आर्थिक समस्याएं जो है वो दूर हो जाएगी। खोज वो थी, प्राप्त कुछ और हुआ। ऐसे ही ईश्वर ने अपने रहस्यमय तरीकों से काम किया। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 8 रीडिंग, पेज 151। और हमने देखा कि डॉक्टर बॉब जो थे वो ऑपरेशन करके वापस आए और अमेंड्स करते हुए आए वो। और उसके बाद 10 जून 1935 के बाद उन्होंने दोबारा शराब पी। अब स्थिति यह है कि डॉक्टर बॉब के घर में बिल डब्ल्यू ठहरे हुए हैं, एक्रोन में है वो। डॉक्टर बॉब जो है वो कुछ हफ्ते सोबर हैं। एंड यंग बॉब स्मिथ, who had his 17th birthday just 5 days before his father's last drunk, remembered Bill as a wonderful house guest during that summer of 1935. ये 1935 के जून के महीने की बात है, जो वहां पे ग्रीष्म काल होता है, समर टाइम होता है। और यंग बॉब स्मिथ, यानी कि बॉब का जो बेटा था 17 साल का, और उसकी बहन, दोनों वहां पे साथ में थे। और बॉब स्मिथ को जो यादें थी बिल डब्ल्यू की, वो बहुत ही एक बहुत ही अच्छी यादें थी कि बहुत अच्छा मेहमान था वो, एक अतिथि था उनके घर में, जिससे वो उनको काफी प्रेम था। Bill and Dr. Bob had long, continuous discussions. They'd stay up until 2 or 3 o'clock every morning and drink lots of coffee. खूब चाय कॉफी चलती थी, ज्यादातर कॉफी, जैसे कि कल राजेश भी बता रहा था। और आपस में वो बातें करते रहते थे और बड़ी लंबी लंबी उनकी चर्चा होती थी। किस बारे में होती थी? They were trying to develop a presentation that would make sense to the alcoholic on the bed and not be complicated. काम किस दिशा में करना था, किस बारे में बातें होती थी? हमने देखा कि लगभग तुरंत बाद उन्होंने एक एक्रोन के डॉक्टर एम के साथ काम करना शुरू कर दिया था, जिसका विवरण आगे जाके एक इतिहास में नहीं है। लेकिन इससे ये पता चलता है कि उन्होंने कुछ विलंब नहीं किया, टाइम वेस्ट नहीं किया, देरी नहीं करी अन्य शराबियों के साथ काम करने की अपने एक चेष्टा में। और उसी के अंतर्गत वो आपस में बात करते थे और एक प्रेजेंटेशन, यानी कि एक प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव बनाने की कोशिश कर रहे थे एक पीड़ित शराबी के लिए, जो बिल्कुल जटिल या कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सरल सा हो। और उसको एक प्रस्ताव रखा जाए उसके सुधार के, और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ऐसा प्रस्ताव किस प्रकार से रखा जाए, इसके बारे में वो उनकी वार्तालाप होती थी, उनकी चर्चा होती थी, ये योजना बनाती थी। एडीआर was the man they hoped would become their third sober member. अब उन्होंने आइडेंटिफाई किया एक शराबी को जो एक्रोन ग्रुप में आता था अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम था एडी आर। और उनकी आशा थी
कि इसके ऊपर काम करेंगे और इसको भी सोबर कर देंगे। एडी केम of a prominent Youngstown family and his wife was the daughter of a university professor। यानी कि काफी प्रतिष्ठित परिवार से आता था। यंगस्टाउन जगह का नाम है, वहां पे एक परिवार था, उस वहां से वो आया था। और उसकी जो पत्नी थी वो एक यूनिवर्सिटी के शिक्षक की बेटी थी, तो वो भी एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। शी हैड मेड हर सरेंडर इन द ऑक्सफोर्ड ग्रुप की मेंबर थी। मेड हर सरेंडर मतलब उसने अपना अपना जो एक समर्पण कर दिया था ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, ईश्वर के प्रति समर्पण जो किया था और आध्यात्मिकता की ओर उसने एक मोड़ लिया था ऑक्सफोर्ड ग्रुप में। शी हैड मेड हर सरेंडर इन द ऑक्सफोर्ड ग्रुप बट एडी वाज स्टिल फाइटिंग। लेकिन एडी जो था एक शराबी था, शराब को छोड़ नहीं पा रहा था और वो अभी एक संघर्ष भरी स्थिति में था अपने शराब के साथ और अपनी आध्यात्मिकता के साथ। दे हैड लॉस्ट द रेंटेड हाउस। और एक शराबी के जो जो पीड़ाएं होती हैं वो उनमें से गुजर रहा था, जो मुश्किलें होती हैं, डिफिकल्टीज थी। सबसे पहले तो उनका जो किराए का घर था वो खो चुके थे, यानी कि वो किराया देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होंगे, आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि वो घर जो था वो हाथ से जाता था। एंड ही वाज अबाउट टू लूज हिज जॉब, और नौकरी भी उनको कायम नहीं रख पा रहे थे। तो शराबी के साथ आमतौर पे होता है, घर, नौकरी, बीवी, पैसा, हर चीज जो है वो धीरे धीरे निकलती रहती है हाथ से। वही उनकी हालत थी, घर चला गया था, नौकरी भी हाथ जाने वाली थी। When Anne Smith invited the entire family, and they had 2 young children, to come to live on Ardmore Avenue। देखो किस प्रकार की ये त्याग है, किस प्रकार की भावना है, किस प्रकार की मदद करने की इनकी एक इच्छा थी, एक समर्पण था कि उन्होंने सब परिवार, उसको, उसकी बीबी को, उसके 2 छोटे बच्चे थे, सबको अपने घर बुला लिया। खाने के लिए नहीं बुलाया, एक मील के लिए इनवाइट नहीं किया, रहने के लिए कि आप आके हमारे साथ रहो, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। मतलब she called them an entire family to live with them। The Smith house was a comfortable, unpretentious 2-story house at 855 Ardmore। और इनका जो था ठीक है, कंफर्टेबल, आरामदायक घर था, अनप्रिटेंशियस, लेकिन कोई ज्यादा तामझाम नहीं था। अनप्रिटेंशियस का मतलब थोड़ा सरल साधारण सा घर था, कोई ज्यादा तामझाम, बहुत बड़ा मैंशन, ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे कि हम अगर इसको कंपेयर करें साइबरलंग मैंशन से, वो बहुत बड़ी हवेली थी, इमारत थी, कई सारे कमरे थे उसमें, और बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर 2-4 लोग और आके रहने लगे तो। लेकिन ये छोटा सा घर था, 3 कमरों का। और इसमें भी उन्होंने, क्योंकि उनके दिल में इतनी जगह थी, उन्होंने जगह बनाई कि एडीआर को सब परिवार, बीवी बच्चों के साथ वहां पे आमंत्रित किया वहीं रहने की। साउथ एंड ईस्ट ऑफ द एक्सक्लूसिव सेक्शंस ने पोर्टिश पार्क जो थी वो आलिशान पॉश एरिया था, वहां जहाँ साइबरलिंक का रेजिडेंस था, जहाँ पे वो कंट्री क्लब था, जहाँ बिल डब्ल्यू गोल्फ खेलता था, तो वो एक पॉश आलिशान इलाका था। तो उसके पूर्व, दक्षिण पूर्व की तरफ ये आर्डमोर एवेन्यू था जहाँ पे बॉब का घर था। इट हैड ओनली 3 bedrooms, 3 बेडरूम का घर था, और बेडरूम भी छोटे छोटे। एज इट बिकेम क्राउडेड, क्राउडेड तो हो ही गया होगा, बिल को पहले बुला लिया था उसने वहां पे, और बच्चे उसके पहले ही थे। अब वो सब परिवार आ गया, 1-1.5 कमरा उसको भी देना पड़ा होगा, बच्चों के साथ आया था तो। यंग बॉब एंड सू वर ऑब्लाइज्ड टू स्लीप इन द एटिक। तो उनके जो बॉब के अपने बच्चे थे, यंग बॉब और सू जो उनकी बेटी थी, उनको एटिक में जाके, एटिक घर के सबसे ऊपर एक छोटा सा कमरा होता है जो ज्यादातर स्टोरेज के काम आता है, सामान वामान रखने का काम आता है, हल्का सा छोटा सा कमरा होता है जिसको हिंदी में अटारी भी बोलते हैं, एटिक को। और तो एक जगह वो रखी थी स्टोर रूम की तरह से, तो घर के बिल्कुल छत के नीचे जो जगह होती है, तो उनको वहां जाके, ऊपर जाके, वहां जाके, जो ज्यादा आरामदायक जगह नहीं होती है, वहां जाके उनको सोना। लेकिन उन्होंने वो किया, यानी कि कितना एक अतिथि सत्कार था। और सबसे ज्यादा एक पीड़ित शराबी की मदद करने का जो जज्बा था डॉक्टर बॉब और एन का, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अबाउट एडी, बिल रोड टू लुइस। और ये पत्र द्वारा एडी के बारे में बिल ने लुइस को एक पत्र लिखा, उसमें एडी के बारे में कुछ जानकारी दी, और उसकी थोड़ी सी कहानी यहाँ पे हमको पढ़ने को मिलेगी। Bob Smith and I started to work on this chap a week ago, Wednesday, got him sober।
के साथ काम करना शुरू किया 1 हफ्ते पहले, डॉक्टर बॉब और बिल ने एडी के साथ, और उसको सोबर कर दिया, गॉट हिम सोबर, यानी कि शराब से उसको टेम्परेरीली दूर कर दिया. देन he rushed away to commit suicide which he had attempted before. लेकिन अभी वो झेल रहा था, अपनी मानसिक अवस्था उसकी ठीक नहीं थी, और वो आत्महत्या करने के लिए घर से भाग गया, और ये कोशिश उसने पहले भी करी थी. The next day he called up from Cleveland to bid me goodbye, having found a good dog to jump. शराबी का ड्रामा. निकला घर से सुसाइड करने के लिए, जगह मिल गई उसको, तो कह रहा था कि हाँ ठीक, अच्छी जगह है, यहाँ से कूद के मैं जान दे दूंगा. तो दे दे भाई जान. लेकिन शराबी का ड्रामा, जान नहीं दी उसने, कूदा नहीं. उसने बिल को फोन किया वहां से कि मेरे को सही जगह मिल गई है यहाँ क्लीवलैंड में, और मैं तुमको अलविदा करने के लिए फोन किया है, और मैं यहाँ से कूदने वाला हूँ और अपनी जान देने वाला हूँ. बट हैविंग फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू डू विदाउट फर्स्ट कॉलिंग मी. लेकिन वो कर नहीं पा रहा था. इसके लिए भी, जिसको बोलते हैं ना, जिगरा चाहिए होता है, ऐसा थोड़ी कोई सुसाइड कर सकता है. तो वहां से फोन करके उसको बोलता है कि मेरे को जगह मिल गई है, लेकिन मैंने सोचा तुमसे पहले बात कर लूं. ड्रामा. I advised him to drink some more and permit me to come and see him before he did anything. बिल डब्ल्यू शातिर दिमाग का था. उसने उसको ये नहीं बोला कि नहीं तो रुक जा, शराब मत पीना, मैं आ रहा हूँ, तेरे को देखूंगा, आप बात करेंगे. नहीं भैया थोड़ा रुक जा. उसने क्या सलाह दी उसको, थोड़ी सी और पी ले यार. उसको पता था कि वो पीते ही रुकेगा. अगर उसको पीने को नहीं मिलेगी तो वो वाकई शायद कूद जाएगा. लेकिन शराबी को अगर शराब मिल जाए समय से, तो वो बात भी सुन लेता है, थोड़ा सा थम भी जाता है. और यही किया उसने. शराब पी ली और बिल का इंतजार किया. I advised him to drink some more and permit me to come and see him before he did anything. So we tore over to Cleveland. We मतलब बॉब और बिली होंगे. Tore over मतलब झटपट में, जल्द से जल्द क्लीवलैंड पहुंचे. In the middle of the night, रातों रात. Got him here to the hospital. उसको एक्रोन लेके आए and commenced to give him the Towns treatment. अबे टाउन्स ट्रीटमेंट क्या था? जो चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में बिल डब्ल्यू के साथ ट्रीटमेंट हुआ था, उसको टाउन्स ट्रीटमेंट रेफर कर रहा है वो. इसमें बेलेडोना ट्रीटमेंट थी, हाइड्रोथेरेपी थी, माइल्ड एक्सरसाइजेस थे, एज पर बिल स्टोरी इन द बिग बुक. तो वही ट्रीटमेंट उसको यहाँ पे टाउन्स हॉस्पिटल वाली ट्रीटमेंट उसको यहाँ एक्रोन के हॉस्पिटल में दी गई. और उसका क्या असर हुआ? द इफेक्ट ऑफ दैट हैड बीन मैजिकल and is creating a great stir at the city hospital. एक्रोन सिटी हॉस्पिटल में उसका जो इलाज किया गया, तो उनको लगा कि चमत्कार सा हुआ है, वो बेहतर हो गया है. Where the doctors are all agog, being unable to do anything for these cases. और डॉक्टर भी वहां के हैरान हो गए, क्योंकि पहले ऐसी स्थितियों में, ऐसे केस जब डॉक्टर के पास अस्पताल में आते थे तो वो कुछ नहीं कर पाते थे. लेकिन यहाँ पे उनको एक पॉजिटिव असर होते हुए देखा एडीआर के साथ, तो डॉक्टर भी चकित थे इसको देख, एगॉग. Because of Eddie's social prominence and important connections in Akron, Bill and Dr. Bob clearly hoped that his recovery would draw others in. बिल और बॉब दोनों इस बात से भी काफी प्रोत्साहित थे कि क्योंकि एडी एक जाना पहचानी हस्ती थी, एक प्रतिष्ठित नागरिक था एक्रोन सिटी का, खुद भी था, उसकी वाइफ भी एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की डॉटर थी. तो उसको ऐसा लगा कि अगर हम एडीआर को हम अगर सुधार की प्रक्रिया में ला सकते हैं, तो इसका जो असर होगा, और सब जब देखेंगे तो हमारा काम जो है वो लोग हमारे काम को एक पहचान मिलेगी, और लोगों की भी हम उस द्वारा मदद कर पाएंगे. बट इट डिडंट वर्क आउट दैट वे. लेकिन ऐसा होना नहीं था. एडी हैड मेनी डिफिकल्टीज. एडी को मानसिक रूप से कई बीमारियां थी, कई परेशानियां थी. सीधा सीधा सिर्फ पीड़ित शराबी का केस थी, और भी कठिनाइयां थी मानसिक रूप से एडी को. And at one time even threatened Bill and Ann with a knife. और एक ऐसा मौका भी आया था कि घर के अंदर छुरा निकाल के उसने धमकाया बिल को और एन, यानी कि बॉब की धर्मपत्नी को. तो वो हिंसक भी हो जाता था, और वो उसको और भी मानसिक रूप से और भी उसके कठिनाइयां और बीमारियां और एक प्रॉब्लम्स थी, जिसका सामना जो था उनको करना पड़ा. The Smiths did everything for Eddie except give him the deed to their house. यानी कि स्मिथ्स ने अपनी तरफ से बॉब और एड ने जो कुछ कर सकते थे एडी के लिए किया.
यहाँ तक कि सिर्फ अपना घर उनके नाम नहीं कर दिया, उसके अलावा जो भी मदद, जिस प्रकार की भी मदद वो कर सकते थे उन्होंने उनके लिए किया। लेकिन उसके बावजूद जो है, yet the man continued to drink, उसका शराब पीना बंद नहीं। Anne's patience was almost exhausted when he and his family finally moved onward. Anne के सब्र की जो बाढ़ थी बिल्कुल वो मतलब अंतिम चरण पे आ गई थी। उसका सब्र जो था, उसकी जो उसके प्रति सहानुभूति थी, सब खत्म हो रही थी। और एक ऐसा मोड़ आया फिर कि वो अपने सब परिवार वो वहां से फिर चला गया, एडी। तो ये थी एडी की कहानी। और एडी एंड हिज फैमिली वर स्टिल लिविंग इन द स्विट्स व्हेन लुइस केम ओवर टू एक्रोन फॉर हर वेकेशन। कुछ समय के लिए लुइस एक्रोन न्यूयॉर्क से आई थी, क्योंकि काफी लंबे अरसे तक बिल वहां से न्यूयॉर्क से एक्रोन में ठहरने के लिए आ गया था। तो कुछ समय के लिए उसने लुइस को वहीं बुला लेता ताकि वो डॉक्टर बॉब और एन से भी परिचित हो जाए और आके देखे कि बिल की क्या स्थिति है और मिलने आ जाए। तो छुट्टी लेके लुइस जब मिलने आई थी, एडी आर तब उस टाइम वहीं था। दिस वॉज अ फर्स्ट मीटिंग विद द स्मिथ्स। ये पहली बार थी जब लुइस डॉक्टर बॉब और एन से मिली, एंड विद एक्रोन कम्युनिटी और एक्रोन की और सामाजिक लोगों के साथ। शी सेड आई लव्ड एन एंड बॉब फ्रॉम द मोमेंट आई सॉ देम। बॉब और एन के साथ लुइस का एक जो संपर्क, जो पहला संपर्क हुआ, उसी से उन दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में एक स्नेह और एक अपनेपन की भावना उत्पन्न हो गई। They were so warm, so gracious, so good. Bob was a tall, lanky Vermonter, like Bill, and like him, yearned to be of use to others. बिल और बॉब में क्या समानताएं थी उसके बारे में बताते हुए तो उसने बोला कि दोनों वर्मोंट के इलाके के रहने वाले थे और दोनों टॉल एंड लैंकी, यानी कि लंबे थे, और यांकी थे, लैंकी थे, यानी कि दुबले पतले लंबे से थे। और दोनों में एक और खूबी थी, दे yearned to be of use to others. एक तीव्र इच्छा थी इनमें कि औरों के कैसे उपयोगी सिद्ध हो, औरों के लिए औरों के कैसे काम आए, औरों की कैसे मदद करें। ये भावना जो थी वो दोनों में कूट कूट के भरी गई थी। और ये जो इनके अंदर भावना थी वही था जिसके वजह से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के दोनों सह-स्थापक बने और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को यहाँ तक पहुंचाया। इन अदर रिस्पेक्ट्स दे वर वेरी डिफरेंट, लेकिन कुछ जहां ये समानताएं थी और दोनों में और चीजों को लेकर फर्क भी बहुत थे। सबसे पहले तो दोनों के व्यवसाय अलग थे, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग थी, दोनों का जीवनी का माहौल अलग था, तो फर्क भी बहुत थे। और अपने आप को ब्यूटीफुली ये लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे, यानी कि जो बिल में कमियां थी वो बॉब में खूबियां थी, जो बॉब में थोड़ी कमियां थी वो बिल में खूबियां थी। तो दोनों अपने आप को कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छी तरह करते। तो जहाँ कुछ फर्क थे, समानताएं थी, वहां कुछ फर्क भी थे, और दोनों को मिला के जो मिश्रण था इन दोनों का वो अत्यंत उपयोगी और शक्तिशाली सिद्ध हुआ, जिसकी वजह से ए यहाँ तक पहुंची। मेरे ख्याल से आई थिंक विल स्टॉप ओवर हियर सीपी, अपने यहीं पे विराम लेते हैं आज के लिए, एंड विल स्टार्ट टुमारो फ्रॉम द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 152। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, एंड बैक। थैंक यू अतुल जी, शुक्रिया आपका। अब मैं समय व्यर्थ ना करते हुए राजेश जी को बनाना चाहता हूँ। राजेश जी आए और आगे इतिहास के पन्नों से और लाएं। जी जी, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश अभी हूँ। थैंक यू सीपी जी, सर्विस के लिए धन्यवाद। और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली चैप्टर 8 स्टार्ट हो गया जी। ये फाउंडर डे भी हम लोगों ने मना लिया। अब थोड़ा सा घटनाएं जो वो आगे बढ़ेंगी। हालांकि ये डॉक्टर बॉब के लैब से पहले ये प्रोस्पेक्ट हम लोगों को मिल गया था। अब BW को मई लास्ट से लेकर अगस्त, लगभग मिड अगस्त तक BW मिड अगस्त 1935 तक डॉक्टर बॉब के घर पर ही था। अब इतने महीनों तक ये इकट्ठे ही है। अब भैया एक प्रोस्पेक्ट मिल गया इन लोगों को, और प्रोस्पेक्ट के बारे में मतलब वो सारे का सारा उन्होंने बताया कि उसके किस प्रकार का आदमी था, मतलब बिल्कुल पागल आदमी। और ये मिस्टर जेसी राइट ने भेजा था इनके पास, ये प्रोस्पेक्ट जो भेजा था, एक पादरी थे जेसी राइट, उन्होंने इस प्रोस्पेक्ट को भेजा था। नाम पूरा है DR
और ये मतलब हालांकि बहुत ही प्रतिष्ठित फैमिली से था। इवन इसकी पत्नी भी, उसका नाम इसकी पत्नी का नाम, एडीआर की पत्नी का नाम ड्रॉथी था, और वो भी प्रोफेसर ही थी। तो जो नए प्रोफेसर होते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको, प्रोफेसर ही थी पत्नी भी। मतलब ससुर तो प्रोफेसर था ही, मतलब बहुत अच्छे परिवार से था। लेकिन भाई वो बिल्कुल ही पागल। और बेडब्ल्यू ने जो लुइस को और भी दूसरे जो लेटर लिखे हैं कि एक अल्कोहलिक अथीस था, एक तो सबसे बड़ा नास्तिक, कट्टर नास्तिक, मतलब तोड़ फोड़ वाला। और ये जैसे इन लोगों ने काम करना शुरू करा, अच्छा है। मैं कई बार सोचता हूँ कि भगवान अपने तरीके से काम करता है भाई साहब। अगर ये सोबर रहता तो ये तो नंबर 2 बन जाता भाई जी। नंबर 3 भी नहीं, ये नंबर 2 बन जाता। मतलब डॉक्टर बॉब से पहले भी सोबर हो सकता था, इसको मिला है मौका। और बिल डी से पहले तो था ही ये सोबर। बिल डॉटसन से पहले तो ये सोबर था। बिल डॉटसन की जब ये टोल स्टेपिंग करने गए हैं तो बिल और बॉब के साथ एडीआर था, मतलब 3 लोग थे ये। लेकिन बस वो भगवान ने अपने तरीके से काम करना है। और कई बार इस कहानी को हम लोग पढ़ चुके हैं, बिग बुक में कई बार पढ़ा है, ए कम्स ऑफ एज में भी पढ़ा है, और भी जहां पर भी मतलब हिस्ट्री की बात आएगी तो एडीआर अछूता नहीं है। अब एडीआर की प्रॉब्लम भाई साहब, वो मतलब प्रॉब्लम भी क्या, बिग बुक में 2-3 जगह कोट है इस आदमी का, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और देखो, परमात्मा ने अपने तरीके से इसको करवा दिया कि ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जैसे जाने शुरू हुए, पत्नी ने जो है मतलब वो स्टेप करे, और पत्नी भाई सब सोबर होगी। सोबर इन द सेंस जो भी एल की कंडीशन होती होगी वो ठीक होगी। अब ये उसने क्या करा, पत्नी ने डायरेक्ट अमेंड कर लिए थे इससे। वो पत्नी का चक्कर था, मतलब वो पत्नी का कोई जैसे होता है ना कि वो जी मेरा पहले भी एक रिलेशन था, और उसके बाद तो ये पागल हो गया। लेकिन हमारा 9वां कदम का अगला हिस्सा बना के चला गया वैसे। इस व्यक्ति को श्रेय ये जाता है जो 9वें कदम की लास्ट की लाइनें है ना, ये किताब दूसरी उठा रहा हूं मैं। सो द लिमिटेशन इन ए 9th स्टेप एक्सेप्ट व्हेन टू डू सो विड इंजुरी देम और अदर डिडंट गेट इन बाई मिस्टेक। ये सारे का सारा देखो, हमारे लिए क्या से क्या हो गया, हम लोगों ने कैसे इसके उससे हुआ, और इसकी घटनाएं तो इसने क्या क्या कर दिया यार। और डॉक्टर बॉबर एन की उदारता अगर मैं देखूं तो इसके बारे में तो बड़े किस्से हैं। और इसके बेटे ने, स्मिटी ने और सू ने, मतलब सू से जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि भाई ये तो, अच्छा कमरा कौन सा दिया गया था, अपनी बेटी वाला कमरा, बेटे और बेटी के लिए अलग अलग रूम थे। डॉक्टर बॉब के बेटे और बेटी के लिए फर्स्ट, मतलब वो जो इनका ऊपर वाली मंजिल है वहां पर दोनों के कमरे थे। बिटिया वाला कमरा जो है वो खाली करवा के इस परिवार को दे दिया। अब इनको लग रहा था भाई साहब, अब ये कहां पर भाई ये टिकने वाला आदमी। इसने पता नहीं कौन सी तिकड़म से डॉक्टर बॉब और बिल ने क्या करा कि बाहर ताला मारा, लॉक कर दिया। मतलब ये पिटाई करता था, अपनी पत्नी को बहुत मारता था। जैसे ही बिल और बॉब होते थे तो दोहरा एक चेहरा था, एक मतलब ऐसा चेहरा हुआ, हर एक अल्कोहलिक नहीं होता है खैर, मतलब इतना सभ्य और इतना मीठा। और जैसे ही ये बाहर जाते थे ये पिटाई शुरू कर देता था, मतलब डंडा उठा के मारना पीटना। और उन्होंने गुस्से में आके बिल और बॉब ने इसे ताले में बंद कर दिया। और जैसे ताला मारा, बाहर से मारा ताला, और भाई साहब पता नहीं कौन सी तिकड़म से इसने ताला खोला, और उनका ड्रेन पाइप वो जो ऊपर की मंजिल से ड्रेन पाइप आ रहा था वो गली की तरफ उतरता था, ड्रेन पाइप से उतरा। और जब बिल और बॉब किसी को टोले स्टेपिंग करके बाहर बाहर आए तो उन्होंने देखा है गली में पी के घूम रहा है। मतलब इतने तंग हुए। जो नाइफ वाला किस्सा इन्होंने बताया, ये भी किस्सा इनकी बेटी ने बताया, मतलब उस प्रकार से कि ड्रेन पाइप से नीचे उतरा और हो गया भाई सब। अब देखो पूरा घर डिस्टर्ब। और मेरे को एक चीज और लगती है कि बॉब के और अपने बच्चों के साथ जो रिलेशन सही नहीं थे, लास्ट में जब उनकी मृत्यु किसमें, बेटा तो आ गया था। तो मेरे को सबसे बड़ी वजह ये लगता है भाई साहब, उस टाइम में उनके बच्चों ने भी इस बात को बोला है कि भैया देखो ना, यंग बच्चे हैं, 17-17 साल के। अच्छा दोनों में 6 महीने का तो फर्क है। अभी दाढ़ी थी ना टेटे सुमेश जी ने, अभी 6 महीने का तो फर्क है। 16-17 साल के, 18-18 साल के बच्चे हैं, उनके ऊपर उस प्रकार से जो रिलेशन मतलब वो नहीं हो पाए। तो एक कारण ये भी था, क्योंकि अभी जो हम आगे पढ़ेंगे ना उस इंसिडेंट पर मैं जिक्र करूंगा कि ये डॉक्टर बॉब का जो फैमिली कितना बड़ा डिस्टरबेंस हुई है इस तरीके से घर में रखने के कारण शराबियों को, कितनी बड़ी डिस्टरबेंस हुआ वो परिवार में। अब ये क्या किस्सा था जी, ये जो नाइफ वाला इन्होंने किस्सा हुआ,
हुआ क्या कि मतलब खाना, जैसे वो खाना तैयार करा, अपने बेटे के लिए खाना लेके जा रही थी। एन जो है, एन ने खाना तैयार करा, बेटे ने जाना था यूनिवर्सिटी, शायद जाना था, तो वो सीढ़ियां चढ़ रही थी, और इसने बचर नाइफ, मतलब वो जो जंगली एक चाकू बड़ा सा छुरा सा होता है, वो निकाला और भाई साहब उस पर हमला कर दिया, एन के ऊपर हमला कर दिया। और मतलब वो इतना बड़ा हमला था कि वो एन सहम गई, और एन ने लॉर्ड प्रेयर करना शुरू करी, बैठ गई, मतलब सीढ़ियों में बैठ गई। बीडब्ल्यू और वो चक्के रह गए, दो दो बंदे जो है वो चक्के रह गए। इसके बारे में अगर प्रॉपर इंसिडेंट, तो हमारे दो मेंबर ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ कि किस प्रकार से उसने वो हमला करा। ये बिल्कुल उस तरीके से जो अब नीचे बैठी, ये वो लगी, और काफी देर बाद, जैसे कोई जानवर नहीं होता है, हिंसक हो जाता है, और काफी देर बाद जो अब शांत होता है, और बीडब्ल्यू ऊपर से लपक के उसके हाथ से वो छुरा, और उसके बाद इनको घर से अलविदा, मतलब उस इंसिडेंट के बाद कि यार ये आदमी भैया, ये आदमी ठीक नहीं है। तो क्या क्या झेला। अच्छा, कोई झेल सकता है कोई अल्कोहलिक, अब कोई अल्कोहलिक इस प्रकार के इतनी बड़ी बदतमीजी तो छोड़ दो, हल्की सी भी बदतमीजी नहीं भाई झेल पाएगा। तो ये अगर किसी ने स्टोरी कंफर्म करनी हो, तो ये और भी कई कहानियां हैं इसके बारे में, और खासकर डॉक्टर बॉब एंड गुरु टाइमर में पेज नंबर 76, 77, 78, 79, 79, 80 तक इसकी स्टोरी चलती हुई आ रही है कि कौन कौन सी चीजें। लेकिन यार बढ़िया ये है कि कम से कम भी यहाँ पर आकर हमें 9वें कदम का जो लास्ट वाला हिस्सा मिला ना, कि ये जो सेक्स वाला पोर्शन है हमारा, या आउटसाइडर हमारे जो रिलेशन वाला किस्सा है भैया, वो बच के करना है। क्योंकि अच्छा, ये फिर क्या सोबर हुआ? हाँ बिल्कुल सोबर हुआ। डॉक्टर बॉब की जब अंतिम यात्रा थी, जब उनका संस्कार हो रहा था लास्ट में, तब ये बंदा जो है वो मिला था बिल डब्ल्यू को, और बिल को देख के छुपने लगा। तो बिल को इसने बताया था कि मैं 1 साल सोबर हूँ। यानी कि ये बंदा जाके 1949 में सोबर हुआ। तो लोग बताते हैं कि सोबर हुआ था तो 1949 में, लेकिन जो बिल डब्ल्यू ने इसके बारे में लिखा है कि 1 साल के लिए जाके, अब इसको मौका नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कुछ भी बन सकता था ये का ये, लेकिन कब जाके सोबर हुआ? 1949 में जाके। 1950 में बिल डब्ल्यू को अंतिम, जब जो भी वो कर रहे थे वहां पर सेरेमनी, तो उसमें बिल ने एकदम देखा और इससे बात करी, तब इसने बताया था। तो इस प्रकार से यार ये नंबर 3, और मतलब और भी कई चीजें हैं जो मैंने इसलिए कोड कर दिया, क्योंकि 10-12 मिनट में इस प्रकार की चीजों जो है वो करना बड़ा मुश्किल सा काम है। तो यार इस तरीके से हम लोगों के पास जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आई। इस प्रकार के व्यक्ति भी एल्कोहलिक एनोनिमस में घरों में रखे गए थे, और उन पर काम करा गया था खूब सारा। धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी, शुक्रिया आपका।